Hello students, welcome to Gurukulam Jyoti. In this lecture, we will learn the global and national and local levels biodiversity, and we will understand the India as a mega diversity nation, and what are the hotspots of biodiversity, what are the threats to the biodiversity like habitat loss, poaching of wildlife, and wildlife conflicts. This will be the cover topic for this lecture. Now, first of all, हम जानने की कोशिश करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल्स पे क्या इम्पैक्ट है. डेफिनेटली दिस पिक्चर इज शोइंग दैट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देयर आर डिफरेंट species, biodiversity, and other traditions are related. There are, at present, if we say about the data of different species, तो विश्व में वैज्ञानिकों के द्वारा लगभग 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में बताया गया है कि लगभग 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, जबकि साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज हैं वो लगभग 1.5 से 20 मिलियन तक के हो सकते हैं. कहने का मतलब है एट प्रेजेंट 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, नोन है, डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो स्पीसीज है इनकी संख्या 1.5 से लेके 20 बिलियन तक हो सकती है. अभी बट मिलियन में ही डॉक्यूमेंटेड है, बिलियन हो सकती है. तो बहुत सारी स्पीसीज की अभी डिस्कवर्ड करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी अनुमान होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं. जितने भी विश्व की बायो रिच नेशंस हैं आर इन साउथ, विच आर दी डेवलपिंग नेशन. अगर हम विश्व की हम बात करते हैं, जो बायो रिच नेशंस हैं वो साउथ में ही हैं, जो कि डेवलपिंग नेशन में गिनी जाती है. लेकिन द मेजोरिटी ऑफ द countries capable of exploiting biodiversity are northern nations. रिच हैं साउथ में और एक्सप्लोटेशन हो रहा है नॉर्थ साइड में. तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमिकली अपने आप को रिच बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी का दोहन मनुष्य करेगा, इसलिए अलग अलग कंट्रीज में इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो these nations however have low levels of biodiversity. Thus, the developed world has come to support and concept the biodiversity must be considered as global resources. बात समझ में आई कि हम तो डिपेंड कर रहे हैं, तो why not to we need to protect this. हमें इसकी आवश्यकता है. Biodiversity should form a common property resource to be shared by all nations. There is no reason to exclude oil or uranium or even intellectual and technological expertise as a global asset. India's sovereignty over its biological diversity cannot be compromised without a revolutionary change in the world thinking and about sharing of all type of natural resources. तो इस प्रकार की कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को अगर ध्यान में रखें हम, इसका उपयोग करते हुए हम इस विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसके सामने लेके आ सकते हैं कि यस, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हर कोई यूज कर सकता है. इस प्रकार की बातें अगर सोची जाएं, समझी जाएं, तो जो बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है. थ्रू आउट द वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल रिच नेचुरल एरियाज आर नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली appreciated as being of unimaginable values. अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की, तो उन्होंने अटेम्प्ट किया कि इस प्रकार के एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, सपोर्ट किया जाए इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू. उनके लिए कन्वेंशन भी हुई. इंडिया उसके लिए सिग्नेटरी है टू द कन्वेंशन एंड हैज इंक्लूडेड सेवर प्रोटेक्टेड एरिया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो उन्होंने विश्व में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके लिए भारत ने साइन की और बहुत सारी अपनी एरियाज को प्रोटेक्शन में रखने के लिए इंक्लूड किया. हम उसमें एग्जांपल दे सकते हैं मानस. भूटान और इंडिया के बीच में जो मानस का सेंचुरीज है प्रोटेक्टेड है. काजीरंगा आसाम में प्रोटेक्टेड है. भरतपुर प्रोटेक्टेड है. नंदा देवी हिमालयन रेंज में दिस प्रोटेक्टेड. हम जानते हैं सुंदरवन का जो डेल्टा है डेल्टा जिसको हम कहते हैं गंगा का डेल्टा, वेस्ट बंगाल में प्रोटेक्टेड है. इंडिया ने जो ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो कन्वेंशन था उसमें भी साइन किए हुए हैं. CITES इसको हम कह सकते हैं, कन्वेंशन इन द ट्रेड
of endangered species, which is intended to reduce the utilization of endangered plants. इसमें मुख्य बात ये रहती है कि जो endangered plants हैं उनका जो यूटिलाइजेशन उसको कम किया जाए, जो एनिमल्स हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाए बाय कंट्रोलिंग ट्रेड इन द देयर प्रोडक्ट्स एंड इन द पेट ट्रेड। इस प्रकार से इंडिया ने एक सिग्नेटरी के थ्रू इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सहमति जताई। दिस इज द पिक्चर ऑफ राइनोसेरस, जिसको हम एक सींग वाला गैंडा कहते हैं, जो कि आसाम के काजीरंगा में पाया जाता है। कि उसका स्पेशल एनिमल है जो कि सिर्फ और सिर्फ वहीं पाया जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें इस स्पीसीज का इम्पोर्टेंट रोल है, और ये उसी के नाम से काजीरंगा में जाना जाता है, एक सींग का गैंडे के नाम से। नाउ इंडिया, इफ यू से इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, तो हम इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट यूजेज हो सकते हैं, और हर क्षेत्र में एक विभिन्न प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है। जियोलॉजिकल इवेंट्स की बात करें, द लैंड मास ऑफ इंडिया है प्रोवाइडेड कंडीशंस ऑफ हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और स्प्लिट, एक कहानी इस पे आती है कि जो सिंगल जाइंट कंटिनेंट था 70 मिलियन वर्ष पहले, तो उसने क्या किया कि जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न कंटिनेंट था इस इंडिया का, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो साउदर्न लैंड मास है, वो अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ था। तो समय ऐसा हुआ कि टेक्टोनिक जो मूवमेंट हुआ, उस टेक्टोनिक मूवमेंट से जो इंडिया का ये पोर्शन है वो शिफ्ट होके सीधे सीधे एशियन कंटिनेंट चाइना के साथ जुड़ा और नॉर्दर्न यूरेशियन कंटिनेंट के साथ ज्वाइन हो गया। जो उस एक क्षेत्र में तैथिस सागर था वो क्लोज हो गया, वहाँ के प्लांट और एनिमल इवॉल्व हुए। तो बोथ इन यूरोप एंड फार ईस्ट माइग्रेंट्स इन इंडिया बिफोर द हिमालयन हैड फॉर्म्ड। तो यानी इस कंटिनेंट का जो कटिंग थी वो अफ्रीका से जुड़े होने के साथ साथ जब इसका 70 मिलियन वर्ष के पहले इसका जुड़ाव हुआ, हिमालयन की रेंज बढ़ी और हिमालयन रेंज में बायोडाइवर्सिटी बढ़ा, इसीलिए हिमालयन रेंज को हम कहते हैं इट इज़ अ यंग माउंटेन, and it is believed that the highest peak of that young mountain is increasingly year by year, because the टेक्टोनिक जो मूवमेंट है वो टेक्टोनिक मूवमेंट वो अभी भी बढ़ रहा है, तो हाइट्स अभी भी बढ़ रही हैं। द फाइनल इन्फ्लक्स केम फ्रॉम अफ्रीका एंड यूरोपियन स्पीसीज which were adapted to the savannas and semi-arid regions। इंडिया की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो स्पेशल है, बिटवीन इट इज 3 डिस्टिंक्ट सेंटर्स में रहता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड रेडिएशन ऑफ स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल और रिच वेरिड बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इंडियन बायोडाइवर्सिटी अपने आप में अलग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार की बायोडाइवर्सिटी बहुत जब काफ़ी स्पीसीज के साथ हैं, इसके डेटा हम अभी देखेंगे। लक्षद्वीप हमारे पास है, इंडियन कंटिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में डिफरेंट डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्ड है। अब हम बात करते हैं कि इन जो बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल रिच नेशंस हैं, तो स्टैंड करता है इंडिया 15 10 और 15 कंट्रीज में अपनी ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्ट में, which many of which are not found elsewhere. India, if you talk about the India's different species data, India has 350 different mammals, जो कि विश्व में 8वें स्थान पे। 1200 स्पेसीज हैं यहाँ पे बर्ड्स की, ये भी 8वें स्थान पे विश्व में। 453 स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स हैं, विश्व में 5वें स्थान पे है। 45,000 प्लांट स्पेसीज हैं, जिसमें कि अधिकतर एंजियोस्पर्म्स हैं, ये विश्व में 15वें स्थान पे है। दीज इंक्लूड स्पेशली हाई स्पेसी डाइवर्सिटी ऑफ फर्न्स, लगभग 1022 फर्न्स की स्पेसीज हैं, और ऑर्किड्स की स्पेसीज की बात करें 1082 स्पेसीज है। तो अपने आप में इंडिया इन सब सारी स्पेसीज को प्रिजर्व कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी अपने आप में ही बढ़ गई। इंडिया में लगभग 50,000 नोन स्पीसीज इंसेक्ट्स की, जिसमें कि 13,000 बटरफ्लाइज और मोथ्स हैं, छोटे छोटे कीड़े जिसे हम कहते हैं।
इट इज एस्टिमेटेड दैट द नंबर ऑफ अननोन स्पीसीज कुड बी सेवरल टाइम हायर, क्योंकि बहुत सही कुछ डॉक्यूमेंटेड है, बट जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है उनकी वैल्यूज और ज़्यादा है। इंडिया, इट इज एस्टिमेटेड दैट 18% of Indian plants are endemic to the country and found nowhere in the world। हम समझ सकते हैं कि 18% भारत की अपनी प्रजातियां हैं जो कि प्रिजर्व्ड हैं, जो विश्व के किसी अन्य भाग में नहीं है। Among the plant species, the flowering plants have a much higher degree of endemism, and a third of these are not found elsewhere in the world. Among amphibians found in India, 62% are unique in this country। अगर एम्फीबियंस की बात करते हैं तो ये 62% इंडेमिक है। लेजार्ड्स की बात कर रहे हैं, 153 स्पेसीज रिकॉर्डेड हैं, 50% उसमें इंडेमिक है। हाई इंडेमिज्म हैज also been recorded for various groups of insects, marine worms, centipedes, mayflies and freshwater sponges। तो ये एक डेटा था जो इंडिया में अलग अलग स्पीशीज को के बारे में बता रहा था। अपार्ट फ्रॉम द हाई बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडियन वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स, तो कल्टिवेटेड क्रॉप की बात करें, ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक लाइव स्टॉक की बात करें, तो उसमें भी एक डेटा हमारे पास आता है। तो जो कि अलग हमारे विश्व की जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन होने के कारण 7000 ईयर्स पहले की बात के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप बहुत सारी ऐसी लाइव स्टॉक्स हैं वो ग्रो हुई, फ्लोरिश हुई और सब इंडियन सब कंटिनेंट में उसका विस्तार हुआ, उसकी हम बात करते हैं। द ट्रेडिशनल कल्टिवेटर्स इंक्लूड 30,000 to 50,000 वैरायटी ऑफ राइस, यानी चावल की ही 30,000 से 50,000 के बीच में क्या है, अलग अलग वैरायटीज है। और नंबर ऑफ सीरियल्स, वहाँ पे अनाज के अलग अलग प्रकार हैं, वेजिटेबल्स के अनेक प्रकार हैं, फ्रूट्स के अनेक प्रकार हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है कल्टीवेटर्स की, वो कंसर्न करती है जहाँ पे बारिश अधिक होती है, जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स में बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, नॉर्दर्न हिमालयाज़ की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की बात करते हैं, तो वहाँ की कल्टीवेटर्स की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। जीन बैंक हैव कलेक्टेड 34,000 सीरियल्स, 34,000 सीरियल अनाज के प्रकार हैं और 22,000 दाल के प्रकार हैं जो कि भारत में उगाए जाते हैं। 27 घरेलू प्रकार की जो जानवर हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें कि 40 ब्रीड्स शीप की हैं, 22 ब्रीड गोट की हैं, 8 ब्रीड बफेलोज की हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ब्यूटी ऑफ द environment and biosystem. We can see the aesthetic aspect of biodiversity as well। अलग अलग स्पीसीज में एक स्पीसीज ये हैं जो कि उस इथनिक वैल्यूज को के साथ साथ ब्यूटिफिकेशन, नेचुरल ब्यूटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ the most important part of this section is hotspots of biodiversity। This is a word map, and this word map says that more than 18 most hotspots are located in the world। if you will say कौन से हैं, अगर हम कहें कि अर्थ की बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग इकोलॉजिकल रीजन्स पे, और हजारों वर्ष पहले की हम बात करें ओवर 1000 मेजर इको रीजन्स इन द वर्ल्ड, 1000 से ऊपर के इको रीजन्स हैं संसार में। 200 जो हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक रिचेस्ट हैं और मोस्ट डिस्टिंक्ट नेचुरल एरियाज हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ग्लोबल 200, क्योंकि 200 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और यह बताया गया, एस्टिमेट किया गया है कि 50,000 की इंडेमिक प्लांट्स जो हैं, जो कि इस पूरे विश्व के 20% ग्लोबल प्लांट को बताते हैं, प्रोबेबली अकर इन 18 हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड। विश्व के लगभग 18 जो हॉट स्पॉट्स हैं उसमें पाए जाते हैं, यानी 50,000 इंडेमिक प्लांट्स ग्लोब के 20% का जो भाग है वह 18 हॉट स्पॉट में पाया जाता है। कंट्रीज विच हैव अ रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी नेशन। तो इस प्रकार के जो नेशन है विश्व में उनको हम मेगा डाइवर्सिटी नेशन के नाम से जानते हैं। द रेट एट विच द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज occurring throughout our country remains obscure। It is likely to be extremely high as our wilderness areas are shrinking rapidly, क्योंकि हमने देखा है कि वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है।
Our global accepted national hotspots are in forest of the north ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट। भारत की हम बात करें तो विश्व भर में जो स्वीकार्य है क्षेत्र है, वह हमारे विश्व के में स्वीकार्य क्षेत्र जो हैं वो हैं वेस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ इंडियन कंटिनेंट, the Sahyadri part as well as the Western Ghats and मोस्ट रिच जो हैं, जो यहाँ पे जो हमारा ये क्षेत्र दिख रहा है इसको हिमालयन रेंज कहेंगे हम, ये है। तो हॉटस्पॉट भारत में हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो बायो रिच एरियाज में नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट ही हॉटस्पॉट बोले जाते हैं। साथ साथ में अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है ये भी एक एक्सट्रीमली रिच इन स्पीसीज है और जिसमें कि अलग अलग प्रकार के जीव और पक्षियाँ पाए जाते हैं। तो among the endemic species, these species found only in India, a large proportion are concentrated in these three areas, 1 to 3 areas में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार आइसलैंड have as many as 2200 species of flowering plants and 120 species of ferns। अगर हम इस अंडमान निकोबार के बायोडाइवर्सिटी को देखें तो लगभग 2200 यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, 120 प्रकार के यहाँ पे फर्न्स हैं। आउट ऑफ 135 genera of land mammals of in India, 85 are found in नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट भी हमारा 60%, 60 to 63% पूरे बायोडाइवर्सिटी को कंटेन कर रहा है, जिसमें कि मैमल्स की हम बात करें सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज। मेजर प्रोपोर्शन ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल स्पीसीज स्पेशली स्नेक्स आर कंसंट्रेटेड इन वेस्टर्न घाट्स। जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं इनको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, उसमें लगभग 1500 एंडेमिक स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज इसमें रहते हैं। कोरल रीफ्स की बात करते हैं तो इंडियन वाटर में जो कि अंडमान निकोबार के आसपास पाए जाते हैं, लक्षद्वीप आइसलैंड में पाया जाता है और गुजरात और तमिलनाडु के जो गल्फ एरिया है वहाँ पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। दे आर नियरली एज रिच इन स्पेसीज एंड ट्रॉपिकली ग्रीन फॉरेस्ट। तो उनका जो कोरल रीफ्स का पार्ट है ये भी बायोडाइवर्सिटी का इंडिकेशन है। दिस वॉज द इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different biodiversity section, and we know we come to the conclusion that the hotspot area in Indian continent are only three, which we can say that Sahyadri and the northeast part and the Andaman Nicobar and sometimes the Himalayan range, because इस रेंज के जो आसपास जो लोअर हिमालयन रेंज है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नाउ due to the habitat loss, poaching of wildlife and wildlife conflicts, there is a threat to the biodiversity. इनमें कमी आ रही है। Man has begun to overuse और misuse most of natural ecosystem। जानते हैं, हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों का ओवरयूज किया जा रहा है। समय के साथ साथ अनसस्टेनेबिलिटी हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी को हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, रीयूज हम जो कर रहे हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो ग्रासलैंड हो, तो वो धीरे धीरे फॉरेस्ट ग्रासलैंड जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जहाँ की जो स्पेसीज है वो एक्सटिंक्शन में चले जा रही है, वो विलुप्त हो जा रही है। कुछ स्पेसीज ऐसी हैं जहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो चीज़ें बढ़ जा रही हैं और आइस बक्स जो हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं, लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द ह्यूमन involvement, even the extra involvement of the human affairs. Mangroves have been cleared for fuel wood and prawn farming। हमने देखा है कि मैंग्रोव्स किसे कहते हैं, जो डेल्टा यानी पानी के आसपास में के जो जंगल होते हैं उनको हटा दिया जाता है लकड़ी के ईंधन बनाने के लिए, प्रॉन फार्मिंग के लिए, जो जिसकी वहाँ की जो हैबिटेट थी उनमें डिक्रीज हो रहे हैं, वो इसेंशियल फॉर ब्रीडिंग ऑफ मेरीन फिश, जो मेरीन फिश की एसेंशियल था। वेटलैंड्स हैव बीन ड्रेन्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर लैंड। वेटलैंड्स जो थे जहाँ की डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी थी वो धीरे धीरे डिप्लीट होके एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। दीज चेंजेस हैव गिव इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन लॉन्गर टर्म। इकोनॉमिकली इसमें बेनिफिट तो हो रहा है लेकिन वो धीरे धीरे डिग्रेडेशन की तरफ मूव कर रहा है। Current destruction of the remaining large areas of wilderness habitats, especially in super diverse tropical forest and coral reefs, is the most important threat worldwide to the biodiversity। क्योंकि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं और कोरल रीफ्स हैं उसमें भी कमी आ रही है।
साइंटिस्ट ने बात रखी कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर लाइकली टू एलिमिनेट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन स्पीसीज बाय द ईयर 2050, यानी 2050 तक अगर इसी प्रकार से ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट रहा, एक्टिविटीज रही, तो 10 मिलियन स्पीसीज विश्व से गायब हो सकती, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। क्योंकि इस तरीके से इतने अधिक मात्रा में है ह्यूमंस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस रिसोर्सेज को विदाउट प्रोटेक्टिंग इट, without the proper management. So it is a threat to the biodiversity. We can also say that the flora and fauna having high endemism in a small isolated area surrounded by the sea have so far been mostly seriously affected by human activities. जिसमें कि बहुत सारे आइसलैंड के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो गायब हो गए। जिसमें कि डोडो जो है, पक्षी जो था वो गायब हो गया है। वहाँ की जो फोना था वो गायब हो गया, उसमें फ्लोराज वहाँ की गायब हो गई। हैबिटेट लॉस हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ह्यूमंस का इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम अनदर वन एरिया इनटू अनदर डिस्टर्बिंग द बैलेंस एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज। अगर हमने कहा कि एक हम कुछ किसी दूसरे स्पीसीज को दूसरे अलग एरिया में लेके जाएं और वहाँ उसका प्रोटेक्शन करें, तो इसकी वजह से भी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी वो डिस्टर्ब हो रही है। इन द प्रोसेस इस तरीके से जो कुछ चीज़ें पर्पजली हो रही हैं या कुछ एक्सीडेंटली हो रही हैं, इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि एग्जांपल है बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि अपने आप ही हुई हैं या एक्सीडेंटली हुई हैं, किसने की हैं, जिसमें कि यूपेटोरियम, लेंटना घास, हाइसिंथ, कांग्रेस घास, पैरेंथेनियम जिसको बोलते हैं, हैव लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मेनी लोकल स्पीसीज। तो इस प्रकार के जो फॉरेन स्पीसीज हैं, इसने जो लोकल स्पीसीज हैं उनको एक्सटिंक्शन में ले आया, मतलब तो विलुप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने क्षेत्र को विदाउट एनी अदर हेल्प ग्रो करते रहते, तो जो बाकी बची हुई स्पीसीज के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अपने आप ही कम हो जाते हैं, जो जिससे लोकल स्पीसीज जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। सम एनिमल्स like these are endangered species, they are endangered and इनकी धीरे धीरे कमी हो रही है विश्व में, तो इसका दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब हम बात करें, एक केस स्टडी ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कुकर बेल्यूर कर्नाटका में, जो कि को एग्जिस्टेंस है मैन एंड वाइल्ड लाइफ का। पेलिकन जो है उसके बारे में बात की गई है कि पेलिकन जो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ब्रीड है, लार्ज नंबर ऑफ एट कुकर बेल्यूर, जो कि विच इज वन ऑफ द 10 नोन ब्रीडिंग साइट्स इन इंडिया। कुकर बेल्यूर का एग्जांपल दिया जाता है बार बार, क्योंकि यहाँ पे पेलिकन जो है एक बर्ड है, ब्रीड है, वो इंडेंजर्ड है। ऐसे इसको आगे समझ लेते हैं। कर्नाटका में है ये कुकर बेल्यूर एरिया। इन दिसंबर, इसको समझ लेते हैं कि दिसंबर में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लगभग हंड्रेड्स ऑफ स्पॉट वाइल्ड पेलिकन्स, जिनके पेंटेड स्टोक्स हैं, इबिस एंड अदर बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं इस एरिया पे अपनी ब्रीडिंग करने के लिए, कॉलोनीज बढ़ाने के लिए, ऑन दी टॉल टेमरिन ट्रीज इन द सेंटर ऑफ द विलेज। गांव के मध्य में इस प्रकार के अपने ब्रीडिंग के लिए आते हैं। जो लोकल पीपुल है प्रोटेक्टेड द बर्ड्स, आसपास के लोगों ने प्रोटेक्ट किया है, ऐसा मानते हुए कि वो हमारे गांव में आ रहे हैं तो एक गुड लक लेके आ रहे हैं, और हमारे गांव में जो वर्षा होगी, उनके आने से बारिश होगी, हमारी खेती बाड़ी अच्छी होगी। इस विश्वास को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोग इस प्रकार के पक्षियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द विलेजर्स कलेक्ट अ रिच सप्लाई ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स दैट कलेक्ट्स बिलो द नेस्ट, the guano. The dropping of fish-eating birds are rich in nitrates. The owners of the tree inhabits by the birds dig deep pits under the trees into which the guano falls. तो इस ये जो हमारे पक्षी हैं इस प्रकार के, ये धीरे धीरे थ्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको हमने कहा कि दे आर पेलिकन्स, और ये ऐसी ब्रीड है जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही, जो कि कर्नाटका के कोक्कर बेल्लूर प्लेस में पाया जाता है। Slits from the nearby lakes and ponds mixed with the guano, which is used in their fields and sold as a fertilizer. तो इनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी अनेक प्रकार से यूज लेके आ रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीसीज दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ये केस स्टडी के साथ ही
हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट टू योर classmates and friends, subscribe the Gurukulam Jyoti channel, and thanks for watching.